आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। रेलेवेंट सेक्शन जो इस पोर्शन से डील करते हैं वो है सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 36। लेकिन हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में तमाम सेक्शन को कवर नहीं करना। हम फर्स्ट 3 सेक्शन ही सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 34 को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और रिमेनिंग 2 सेक्शन हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें 2 चीज़ों के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि उसके बगैर जो है वो हम इसको समझ नहीं सकेंगे इन सेक्शन को। सो वो 2 मेन सब्जेक्ट क्या हैं? नंबर 1 तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं। सो नॉर्मली अकाउंटिंग के तकरीबन 2 मोड्स हैं, 2 मेथड हैं। नंबर 1 है कैश बेस अकाउंटिंग एंड सेकंड है एक्यूरल बेस अकाउंटिंग। अब ये क्या होता है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी विद एग्ज़ाम्पल। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपके लिए सेक्शन को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 33 और 34 में तो सेक्शन 33 और 34 में तो सेपरेटली यही मोड ऑफ अकाउंटिंग ही डिस्कस किए गए हैं डिटेल के साथ। लेकिन हम जस्ट सिर्फ मैं आपके साथ अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना, तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो आपके लिए वैसे ही सेकेंडरी रह जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी चीज़ कॉन्सेप्ट ही होता है। अब नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट जो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने कवर करना है वो ये है कि आपको आइडिया हो कि अकाउंट क्या है बेसिकली। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर जो है वो ये तमाम जो आज का लेक्चर है वो समझना आपके लिए नहायत ईजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स क्या है बेसिकली। अकाउंट्स वैसे उर्दू में देखें तो इसे हम खाता कहते हैं। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? इसमें अकाउंट्स बेसिकली आपका रिकॉर्ड होता है कि साल भर में आपने क्या कमाया और क्या आपने एक्सपेंस किया, जो कि 2 ही टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स के अंदर अहमियत की हामिल होती हैं, जो कि नॉन अकाउंट्स भी अगर कोई बंदा नहीं भी अकाउंट्स के बारे में जानता, तो उसको 2 टर्मिनोलॉजीज़ का अगर पता चल जाए तो उसके लिए अकाउंट्स को समझना आसान है। एक तो है क्रेडिट और एक है डेब्ट। क्रेडिट ये कि आपका क्या इनपुट है, आपको क्या आ रहा है। क्रेडिट बेसिकली आपकी इनकम, ठीक है? इसी तरह डेबिट से मुराद ये है कि जो चीज़ आपके पास से जा रही है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस क्या, आपका आउटफ्लो है, आउटपुट क्या है। सो अकाउंट्स के अंदर यही 2 मेन चीज़ें होती हैं। लेकिन मसला ये है कि प्रैक्टिकली टाइम पीरियड के अंदर आजकल के टाइम पीरियड में कोई भी जो है वो शॉप ओनर अकाउंट्स नहीं रखता। कंपनीज़ के अंदर होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो छोटे लेवल पे दुकानदार होते हैं ना, वो लोग अकाउंट्स नहीं रखते और कोई भी बंदा जो है वो हिसाब-किताब नहीं रखता। तो अब हमें किस तरह एक टैक्स कंसल्टेंट जब रिटर्न जमा करवा रहा है, तो वो अब किस तरह जो है वो किसी बंदे की रिटर्न जमा करवाए, क्योंकि अकाउंट्स तो लोग रखते नहीं हैं, अगर रखते हैं तो देते नहीं हैं। तो फिर इसके लिए बेहतरीन हल क्या होता है, हम लोग देखते हैं 2 चीज़ें। नंबर 1 उनकी बैंक स्टेटमेंट रेलेवेंट टैक्स ईयर की, जिस टैक्स ईयर की हम रिटर्न सबमिट करने लगे हैं। सेकंडली हम देखते हैं उनकी एफबीआर मालूमात, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है बैंक स्टेटमेंट से कि क्या इसने कमाया है पूरे साल में और क्या इसने उड़ाया है। मतलब उसके एक्सपेंसेस को देख के, डेबिट को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या इसके एक्सपेंसेस रहे हैं। एफबीआर मालूमात से हमें पता चल जाता है वहाँ पर कोई टोकन टैक्स, कोई प्रॉपर्टी की मालूमात आ रही है, जैसे 236 के, या क्या इसने बेची, क्या खरीदी और क्या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एसेट बनाया, कोई प्लॉट वगैरह खरीदा तो उस पे कोई टैक्स पे किया, मतलब सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। वो बेसिकली इसके एक्सपेंस शो कर रहे होते हैं और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से हमें इसकी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों पता चल जाती हैं। और अगर इसने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो उसका गेन टैक्स भी बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके पास पैसे आए हैं बेच के। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि इसके पास कहाँ से पैसे आए हैं क्लाइंट के पास से और कहाँ से गए हैं। तो इन 2 चीज़ों को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है। अकाउंट्स भी आपको पता चल गया अकाउंट्स क्या होते हैं। अब ज़रा इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लें, फिर उसके बाद मेथड ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ज़रा इसके साथ ये देखें। ये वैसे अगर तो आप लोगों को पहले नंबर पे ही समझ आ गई है, तो फिर तो अगर ये एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, अगर किसी को पहले नंबर पे ही समझ आ गई, तो इट्स मीन कि उस बंदे की जो है वो टैक्स की नॉलेज अच्छी है। और अगर किसी को नहीं समझ आई तो खुद को डिग्रेड नहीं करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू है। ये प्रैक्टिस करने के बाद ही, काफ़ी टाइम के बाद ही चीज़ें समझ आती हैं। इतनी जल्दी-जल्दी किसी को कुछ समझ नहीं आ जाता। बट इट्स अ प्रोवर्ब ऑफ इंग्लिश, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप ट्राई करते रहें। आज जितना 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 आप ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पढ़ते जाएँगे, जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतनी आपको उस चीज़ की समझ आती जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी समझ आती तो अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्दी, अकाउंट्स की तो वैसे भी इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है? तो मसले वाली कोई बात नहीं है। खैर एग्ज़ाम्पल को स्टार्ट करते हैं। सो एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकल आप इसकी ये लें कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे फाइलर होना है, ठीक है? अब आपने उसकी रिटर्न जमा करवानी है। अभी फ़र्ज़ कर लें आज 6 मई है गालबन, तो उस बंदे ने कहा है कि क्या डेट है आज?
5 मई है आज, ठीक है। वो बंदा कहता है आपसे कि मुझे फाइलर होना है, ठीक है। अब आपने उसकी रिटर्न जमा करवानी है कौन से टैक्स ईयर की, 2025 की या 2026 की? हमने उसकी रिटर्न जमा करवानी है 2025 की, क्योंकि 2026 की तो रिटर्न उसकी अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी ही 1 जुलाई 2026 से है। अभी वो बंदा लेट फाइलर होगा 2025 की रिटर्न सबमिट करने के बाद, ठीक है। नंबर 1 तो आपको पता चल गया कि मैंने उसकी रिटर्न किसकी जमा करवानी है। अब वो आप उस बंदे से कहते हो कि मुझे अपने अकाउंट्स दो, वो कहता है मेरे पास अकाउंट्स तो है नहीं, ठीक है। आप मतलब उससे खाता वगैरह माँगते हो, वो कहता है मेरे पास नहीं है। वो बंदा आप फ़र्ज़ कर लें कि उसका ना कोई ये कपड़ों का काम है, फ़र्ज़ कर लें उसकी ये फलानी कट पीस इस तरह के ये होती हैं, कि शॉप ओनर के क्या ज़्यादातर कारोबार होते हैं। या उसका जो है वो गारमेंट्स का ये सॉरी गारमेंट्स का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी भी चीज़ का उसका काम है। फ़र्ज़ कर लें शॉप वो दुकानदार बंदा है, उसने कहा है मुझे फाइलर होना है, अब उसने लेट फाइलर होना है। आपने उससे कहा अच्छा ठीक है अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। बैंक स्टेटमेंट आपने उससे माँगी है, ओके। टैक्स ईयर 2025 की बात करें तो टैक्स ईयर उसका बनेगा 1 जुलाई 2024 से 30/6/2025, क्योंकि टैक्स ईयर ख़त्म हमेशा अपने में जो सन चल रहा होता है सेक्शन 74 में जाके आप देखें तो साइकिल दिया हुआ, तो वो ख़त्म हमेशा अपने साल के अंदर होता है, स्टार्ट वो दूसरे के अंदर होता है। तो इसका 1 जुलाई 2024 से 30/6/2025 का टाइम पीरियड बना कि हमें 2025 की रिटर्न जमा करवानी है। तो अब इस सिचुएशन में जो है वो आप लोग उससे इस टाइम पीरियड की आपने बैंक स्टेटमेंट ले ली। अब वहाँ पर जब आपने उसका क्रेडिट और डेब्ट देखा तो आपको पता चला कि इस पर्सन के पास जो है वो 20 लाख आ रहे हैं और जो है 10 लाख जो है उसके एक्सपेंसेस हैं, यानी 10 लाख डेबिट में उसके जा रहे थे और 20 लाख जो है उसके क्रेडिट में आ रहे थे। तो इससे आपको पता चल गया कि इस बंदे की टोटल जो टैक्सेबल इनकम थी 2025 के अंदर वो 10 लाख थी, क्योंकि 20 लाख टोटल नहीं थी, उसमें सिर्फ 10 लाख जो है वो, और बैंक स्टेटमेंट भी आपने उसके बिजनेस बैंक अकाउंट की मांगी थी। तो उधर से आपको पता चल गया कि ये जो उसका बिजनेस इनकम तो है, लेकिन 20 लाख में से 10 लाख एक्सपेंसेस में जा रहा है, तो 10 लाख जो है वो इस बंदे का जो है वो टैक्सेबल इनकम है, यानी आपने इसके ऊपर टैक्स जमा करवाना है। दूसरे आपने एफबीआर मालूमात में देखा तो वहाँ पर आपको मिल गया 236C, जो कि शो कर रहा है कि इसका मतलब इसने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की। फ़र्ज़ कर लें कि वो 50 लाख की इसने खरीदी थी। अब आप अगले साल तो आपका क्लाइंट भूल जाएगा, तो बेहतर यही है, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा। क्योंकि मेरे साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैंने देख लिया कि जिस टाइम भी किसी भी बंदे की एफआईआर मालूमात में जो चीज़ पता चल जाए ना, उसी टाइम ही अपने क्लाइंट से पूछ लें। क्योंकि बाद में अगर आप उससे पूछते हो, तो एक तो गंदा इंप्रेशन जाता है आपका, और उसी टाइम पूछते हो तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि क्लाइंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है, ठीक है। जब आप उनसे एकदम पूछते हो ना कि अच्छा आपने कोई प्रॉपर्टी भी सेल की है, आपने खरीदी है, तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ, इन्हें किस तरह पता चल गया, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी बन जाता है। दूसरा जो है वो उन्हें भी पता चल जाता है कि मैं किसी ट्रस्टवर्थी हाथ में हूँ, मैं सीज़नल बंदे के पास नहीं हूँ, ठीक है? तो आपने उससे पूछ लिया कि ये 236C आपका मतलब आपने उसे ये सेक्शन तो नहीं बताना, आपने उससे सिर्फ़ इतना पूछना है कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट भी किया? उसने कहा जी मैंने की। फ़र्ज़ कर लेंगे उसने 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल आउट की। तो अब आपने उससे ये पूछा कि ये जो है, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड में ये नहीं आ रहा होता कि कौन-सी। अब आपने सबसे पहले जाके ये तो आपको पता चल गया कि इसने प्रॉपर्टी सेल आउट की। अब आप जाएँगे उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में, वहाँ पर 2-3 फ़र्ज़ कर लें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको नहीं पता चल रहा कि इसने कौन-सी प्रॉपर्टी सेल आउट की। तो अब आपने उससे पूछा कि ये आपकी फलाँ प्रॉपर्टी जो है वो एक सेटलर टाउन में है और एक गुलशन टाउन में है, तो बताइए आप में से कौन-सी वाली आपने सेल आउट की? उसने कहा कि मैंने सेटलर टाउन वाली सेल आउट की है। तो अब वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी सेटलर टाउन वाली जो है वो फ़र्ज़ कर लें 25 लाख की थी, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हुई हुई थी, और वो अब बेची उसने 50 लाख की है, यानी कि कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अब जो है वो 25 लाख का इस बंदे को जो है वो गेन हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो आपने कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। लेकिन जो है अब मसला सारा ये है कि अब मेरा आप लोग से ये क्वेश्चन है कि ये आप बताएँ कि 10 लाख जो है वो तो इसका 2025 के अंदर ही, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से टैक्स ईयर का टेन्योर जो शो हो रहा था, तो वो तो हमने 2025 की रिटर्न में ही शो करना है। ये जो प्रॉपर्टी इसने बेची है ना, इसका रिकॉर्ड आप ये फ़र्ज़ कर लें कि 24 फ़ेब 2026 को इसने प्रॉपर्टी सेल आउट की थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, और मई में ये बंदा आपके पास आया है, 5 मई को फाइलर होने, जो कि लेट फाइलर होगा। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो इसने सेल आउट की है, क्या ये मैंने 2025 की रिटर्न में ही शो कर देनी है और इसी में इसका गेन टैक्स निकाल देना है? क्योंकि एक हेड तो इसका सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस का है, दूसरा हेड इसका कैपिटल गेन का आ रहा है, तो क्या अभी ही मैंने ये कैलकुलेट कर देना है? तो उसका आंसर है नो।
इसका किस तरह आपको पता चलता है कि ये मैंने कौन-सी इनकम, कौन-सी चीज़ किस टैक्स ईयर के अंदर शो करनी है, टैक्स ईयर की रेलेवेंट डेट से। क्योंकि देखें ये जो इसका ट्रांज़ैक्शन है ना प्रॉपर्टी सेल आउट करने की, ये इसने 24 फ़ेब 2026 के अंदर की, जो कि टैक्स ईयर 2026 के अंदर आती है, यानी 1 जुलाई 2025 से 30/6/2026 के अंदर। इस दौरान जो ट्रांज़ैक्शन हुई है इसकी में टैक्स ईयर जो है क्लाइंट आपका 2026 की रिटर्न के अंदर अकाउंटेबल है। उससे पहले ये अकाउंटेबल नहीं है। सो मसला सारा यहाँ पर यही है कि हमने सिर्फ़ उस 10 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करके रिटर्न जमा करवा देनी है। इस चीज़ के हवाले से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल ले लें अपने क्लाइंट से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी 2026 के अंदर ही आएगी। सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये जो है वो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसी ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं अगर जब हम इन्हें प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे तो तभी हमारे लिए समझना आसान होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो 2 ही सॉल्यूशन हैं, 2-3 सॉल्यूशन है। नंबर 1 तो रिपीट करके वीडियो लेक्चर देखें, फिर समझने की कोशिश करें। सेकंडली ये कि ज़्यादा जो है वो सेक्शंस को एक दफ़ा पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। और नंबर 3 अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बर्डन की बात नहीं है। ये इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जितनी जितनी ज़्यादा आपके पास क्लाइंट आएँगे, जितनी ज़्यादा आप रिटर्न जमा करवाओगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे बेसिकली, पढ़ प स्टडी आप जितना करोगे, उसके साथ ये चीज़ें आपको समझ आएँगी और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे। क्योंकि ये पॉइंट हैं ही सारे प्रैक्टिस के। सो अगर किसी को समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं। तो अब हम चलते हैं अकाउंट्स का, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और ये जो रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि अकाउंट्स पे आपको इतना तो पता चल गया कि ये मेरे पास इतने पैसे आए, इतने पे गए हैं। लेकिन वो अकाउंट्स मैंने शो किस टाइम पे ज़ोन में करने हैं, किस रिटर्न में अंदर करने हैं, तो वो मुझे रेलेवेंट टैक्स ईयर के साथ आपके पता चलता है टैक्स कंसल्टेंट को कि मैंने ये चीज़ के हवाले से मैं रिस्पॉन्सिबल कब हूँ। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्यों इसके साथ इस तरह ये समझाई है, ये आपको तब पता चलेगा जब हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे प्लस सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि मैं रेलेवेंट टैक्स ईयर के टाइम पीरियड पे इतना क्यों गौर कर रही, क्यों जो है वो मैं प्रेशराइज़ कर रही। सो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम तरफ जाएँ तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपके पास 2 तरह के हैं। नंबर 1 तो है एक, अच्छा अगर किसी बंदे को अकाउंट्स की नहीं भी समझ आ रही, क्योंकि हर बच्चे का जो है वो बैकग्राउंड लॉ में हर तरह की फ़ील्ड का बंदा आ सकता है, इंजीनियरिंग वाला भी, मेडिकल वाला भी, अकाउंट्स वाला भी। मेरी अपनी भी एफएससी प्री मेडिकल ही थी, ठीक है? लेकिन लॉयर की ये स्पेशलिटी होती है कि वो हर तरह का हर चीज़ पढ़ते हैं। सो आप अगर वकील हो, वकालत कर रहे हो, तो कभी भी आपने ये नहीं करना कि मैं जो है वो मैंने तो सेकंड ईयर में जो है वो अकाउंट्स रखी हुई थी, तो अब मैं जो है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ सकता बिकॉज़ आई एम अनअवेयर फ्रॉम द बायोलॉजिकल टर्म्स। और उसके अलावा जो है मैं जो है वो अ कंप्यूटर नहीं कर सकता क्योंकि भई मैं तो अकाउंट्स रखी हुई थी। या फिर अगर आपने एफएससी की हुई थी तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है वो टैक्स नहीं पढ़ सकता, मैं कॉर्पोरेट लॉ, मर्केंटाइल लॉ नहीं पढ़ सकता, मैं सेल टैक्स एक्ट नहीं पढ़ सकता। तो वो आपके लिए जो है वो चीज़ बार है। वकीलों के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये बार लग गई है क्योंकि आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा और लॉ जो है वो फ़ील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इवन कि यू डोंट नो एनी आइडिया कि हमारे पास जो है वो फैशन लॉज़ भी हैं, ठीक है? हमारे पास जो है वो एनवायरमेंटल लॉज़ भी हैं। हमारे पास जो है वो ये टेक्सटाइल के लॉज़ हैं, यानी कि फैब्रिक के मतलब भी कानून हैं। क्या कोई बंदा इमेजिन कर सकता है कि कपड़ों के मतलब भी आपको कानून पढ़ने पड़ेंगे? तो हमारे पास हैं, इवन कि हमारे पास जो है ये बेगर्स के मतलब भी कवानीन हैं। तो कानून जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के हवाले से भी। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भई मेरी तो रेलेवेंट फ़ील्ड ही नहीं है। आपकी फ़ील्ड वकालत है, इट्स मीन ये कि अब आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ आ रही और कोई आपके पास नहीं है रेलेवेंट फ़ील्ड का बंदा गाइड करने के लिए, तो बेहतरीन सॉल्यूशन आजकल के टाइम पीरियड में जो है वो ये एआई है, चैट जीपीटी है, उसके साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। कि जो चीज़ नहीं समझ आती उसके साथ डिस्कस करें, उसके साथ कंसल्ट करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है? तो अब हम चलते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 मोड ऑफ अकाउंटिंग है।
2 मोड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं हमारे पास। एक है कैश बेस अकाउंटिंग, दूसरा है एक्यूरल बेस अकाउंटिंग। कैश बेस अकाउंटिंग वो मोड ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपकी इनकम तभी कंसीडर की जाती है जब वो फिज़िकली तौर पर आपके हाथ में आए। मतलब जब आपको कोई वाक़ई ही पैसे रिसीव हों, पेमेंट रिसीव हो, तब वो अमाउंट आपकी इनकम कंसीडर की जाती है। और जब वाक़ई ही कोई एक्सपेंसेस आप खर्च करो, पेमेंट आपकी तरफ से पे की जाए, तो तभी वो चीज़ आपका एक्सपेंसेस कहलाती है। जबकि एक्यूरल बेस अकाउंटिंग वो बेस मोड ऑफ अकाउंटिंग है जहाँ पर अगर आपका राइट बन गया है ना कि फ़लाँ चीज़ आपको पेमेंट की जानी है, तो तब वो आपका जो है आपका बन जाता है आपकी इनकम। और जब वहाँ पे लायबिलिटी बन जाए कि फ़लाँ चीज़ आपने पे करनी है, तो वो तब बन जाती है आपका एक्सपेंसेस। अब इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, कैश बेस और एक्यूरल बेस अकाउंटिंग दोनों को, और उसके बाद हम लोग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो कैश बेस अकाउंटिंग में मैंने कहा कि इनकम तब कंसीडर की जाएगी जब वो आपके हाथ में फिज़िकली तौर पर आई, जब आपको वाक़ई पैसे रिसीव हुए। और जब एक्सपेंसेस तब कंसीडर किया जाएगा जब वो आपके हाथ से जो है वो वाक़ई आपने खर्च किया है कुछ और वो आपके अकाउंट से चीज़ चले गई। जब सब कुछ एक्चुअली तौर पर हुआ है, फ़िज़िकली तौर पर हुआ है। जैसे कि वॉलेट में आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपके पास 5000 हैं, तो आपने कोई चीज़ खरीदी, लाइक आपने शूज़ खरीद लिए, तो जो है वो आपके 5000 के शूज़ आ गए, तो उस टाइम जो है वो आपने जो है पैसे दिए, पेमेंट की, तो वो फ़िज़िकली तौर पर आपके हाथ से वो चीज़ चली गई, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंसेस है कैश बेस्ड अकाउंटिंग की सूरत में। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक शॉप ओनर हो, कपड़े का ही काम है आपका, गारमेंट्स का, और आपने 10 लाख का माल मँगवाया है जुलाई में, या मई का महीना चल रहा है 2026 का, इसमें आपने मँगवाया है और पेमेंट आपने कर दी है जून के अंदर, ठीक है? तो अब जो कि ये आपने पेमेंट की है, तो ये आपकी रिकॉर्ड में शो होगी तब, जब ये 2026 के रिटर्न में आप इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो, और यहाँ पर ये आपकी 2026 के टैक्स ईयर के अंदर ये आपके एक्सपेंसेस के अंदर 10 लाख का रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि इसमें आपने फिज़िकली तौर पर ये पैसे दिए। और अगर आपको जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो है आप ये जो पेमेंट की है ना, जून के अंदर पेमेंट की है ना, तो अब आपको फ़र्ज़ कर लें कि जो मई में आपने माल ख़रीदा था, मई 2026 में, इसको आपने सेल आउट करके 20 लाख कमा लिया, पर कमाया जो है वो अगस्त 2026 में है। तो अब ये जो है वो आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी, लेकिन टैक्स ईयर 2027 के अंदर, 2026 के अंदर नहीं, ठीक है? क्योंकि 1 जुलाई 2026 से 30/6/2027 का जो टाइम पीरियड है ना, वो अब आपने 2027 की रिटर्न में चीज़ शो करनी है। सो अब आ जाते हैं एक्यूरल बेस अकाउंटिंग में। सो एक्यूरल बेस अकाउंटिंग में वो है कि जब आपकी लायबिलिटी बन गई कि ये फ़लाँ चीज़ आपने पे करनी है, तो वो आपका एक्सपेंसेस है। जिस दिन आपकी लायबिलिटी बनी, उसी दिन आपका वो एक्सपेंसेस काउंट हो जाएगा, और जिस दिन आपका राइट बना कि कोई फ़लाँ चीज़ आपको मिलेगी, उसी दिन वो जो है वो आपका राइट बन जाएगा। अब ये जो एक्यूरल बेस अकाउंटिंग है ना, इसको समझने के लिए जो बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, वो ये फ्रीलांसर की प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि ये के वर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ट्रूलांसर हो गया, और इसके अलावा यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप टास्क पूरे कर रहे होते हो अपने, या आपकी यूट्यूब पर अर्निंग हो रही होती है आपकी वीडियो से, लेकिन आपको जो है वो पेमेंट जो है वो तभी होती है जब आपकी कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट पूरी हो जाए। लेकिन बेशक अब वो थ्रेशहोल्ड लिमिट आपकी किसी भी टाइम में पूरी हुई है, लेकिन ये पैसे आपके जो है वो जिस दिन आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो उसी साल के टैक्स ईयर में वो आपकी रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम आपका राइट बन गया था। लेट्स सपोज़ अगर किसी पर्सन का यूट्यूब चैनल ही है और उसको जो है मई में जो है उसके $50 जो है वो इसी साल के ना पूरे हुए हुए हैं, लेकिन आते उसको हैं अगले साल की मई में। तो अब इस सिचुएशन के अंदर
वो पिछले साल की मई के पिछले साल के टैक्स ईयर के लिहाज से, जैसे कि अभी 2026 मई चल रही है, तो अभी 2026 के टैक्स ईयर में $50 के वाले से अकाउंटेबल वो 2026 में है, और नेक्स्ट ईयर के 2027 के अंदर ही जो है, क्योंकि यहाँ पर सीपीएम यूट्यूब का बहुत स्लो है, तो इसमें इतनी जल्दी अर्निंग नहीं आ रही होती, तो $50 उसके पूरे होते हैं उसमें मई 2027 के अंदर। तो अब सिचुएशन में $50 के हवाले से वो अकाउंटेबल है, उसकी इनकम कंसीडर की जाएगी टैक्स ईयर 2026 में। $50 जो है उसकी 2027 के टैक्स ईयर के अंदर कंसीडर की जाएगी, क्योंकि राइट उसका उस पेमेंट पे बन गया था उन्हीं टैक्स ईयर के अंदर। या वो फ्रीलांसर है तो उस टाइम आप इसको एग्जांपल को इसी तरह उसमें कोट कर लें। इसको एक और एग्जांपल के साथ ही समझते हैं क्यूरल बेस अकाउंटिंग को, कि फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन ने कोई वर्क करके दिया है किसी बंदे को, जिसके लिए उसने कहा है कि मैं आपको पेमेंट करके दूँगा। अच्छा, फ़ेब के अंदर ना उसने किसी पर्सन के लिए, कोई ज्वेलर है कोई बंदा, उसने एक ज्वेलरी कस्टमाइज़ करके दी है। कोई डिज़ाइन बना कर दिया है, कोई नेकलेस या कोई रिंग बना कर दी है। कस्टमाइज़ ऑर्डर यानी प्रॉपर ऑर्डर के ऊपर उसने काम करके दिया है, वो मार्केट में वो चीज़ नहीं थी। उस पर्सन ने कहा है, और फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है वो 10 लाख का था ये ऑर्डर। उस पर्सन ने कहा है मिस्टर ए ने काम करके दिया है, मिस्टर बी कहते हैं कि मैं ना आपको पेमेंट करके दूँगा मई में। फ़ेब में उसने काम कर दिया था, यही 2026 के। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अब आप मुझे बताएँ, और उसका मोड ऑफ अकाउंटिंग उस ज्वेलर का एक्यूरल बेस है। तो अब इस सिचुएशन में जब आप लोगों ने इसकी रिटर्न जमा करनी है, तो अच्छा, पेमेंट उसने से कहा था कि मैं ना आपको जुलाई में करूँगा, जुलाई 2026 के अंदर। तो अब आप मुझे बताएँ कि इस बंदे की जो ये इनकम है 10 लाख की, ये 2026 के टैक्स ईयर में शो करनी है या 2027 के टैक्स ईयर में शो करनी है? ये 2026 के टैक्स ईयर में शो करनी है, क्योंकि उसका एक्यूरल बेस अकाउंटिंग है। उसकी इनकम जो है वो उसका राइट बन गया था, जैसे ही उसने फ़ेब के अंदर काम कर दिया था ना, उसका उसी टाइम ही राइट बन गया था। अब बेशक उसको जुलाई में भी पैसे आ रहे हैं फ़िज़िकली तौर पे, लेकिन उसका राइट बन गया था, एक्यूरल बेस उसका अकाउंटिंग था। तो अब ये 2026 की टैक्स ईयर के अंदर ही इसकी 10 लाख इसकी इनकम है, इसने उसी टैक्स 2026 के रेलेवेंट टैक्स ईयर के हिसाब से ही रिटर्न जमा करवानी है। अब इसको एक्सपेंसेस के लिहाज से देखेंगे, फ़र्ज़ करें इसी एग्ज़ाम्पल को थोड़ा मोल्ड कर लें, कि जो ये जो है वो एक पर्सन है, डिज़ाइनर है। अब इस पर्सन ने जो है वो काम वग़ैरह करके देना है, और उसके लिए उसने गारमेंट कपड़ा वग़ैरह, लेसेस वग़ैरह, स्टिचिंग के लिए जो है वो अदर इक्विपमेंट्स जो हैं वो किसी पर्सन से ना ऑर्डर पे मँगवाए हुए थे। फ़ेब में उसने ऑर्डर किया हुआ था, और उसने कहा था कि मैं आपको जो है वो पेमेंट करूँगा। अच्छा, फ़ेब में पे ऑर्डर किया हुआ था, उसने कहा मैं आपको ना पेमेंट बाद में कर दूँगा। अब उस बंदे ने मार्च तक जो है उसे सारी चीज़ें डिलीवर कर दी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को। अब जिस तरह ही उसने उसको सारी अपनी तरफ से उसने सारी फ़ॉर्मेलिटी परफ़ॉर्म कर दी, इस बंदे के ऊपर लायबिलिटी बन गई कि अब ये इसको पैसे दे दे। अब बेशक ये उसको कहता है, इसने कहा हुआ था कि मैं आपको जो है वो जुलाई में करूँगा, लेकिन लायबिलिटी उसकी बन गई थी मार्च के अंदर ही, तो ये एक्सपेंसेस जो है वो उसका मार्च के अंदर ही, फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी 10 लाख का सामान मँगवाया था, तो इसका एक्सपेंसेस 10 लाख का ना मार्च के अंदर ही जाएगा, क्योंकि एक्यूरल बेस अकाउंटिंग है। तो ये ज़रा टेक्निकल है, लेकिन जो है वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँ तो आपके लिए जो है ये पोर्शन को समझना ईज़ी है। सो अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोनों मोड ऑफ़ अकाउंटिंग का और अकाउंट्स का, तो अब हम लोग सेक्शन की तरफ चलते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आगे इसके सेक्शन में कोई चीज़ ख़ास डिस्कस करने वाली है ही नहीं। कम से कम आज के इस वीडियो लेक्चर में तो अब कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट रही ही नहीं, क्योंकि जो मेन लवाज़मात थे, मेन डिटेल थी, वो तो मैंने ऑलरेडी ही डिस्कस कर ली विद एग्ज़ाम्पल। अब जो है वो चलते हैं सेक्शन की तरफ। So section 32 कहता है method of accounting. Subsection 1 state that subject to this ordinance, a person income chargeable to tax shall be computed in accordance with the method of accounting regularly employed by such person. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप लोगों ने एक पर्सन की यानी कि एक टैक्स पेयर की किस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो ना, कि इसने किस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम टैक्स को कैलकुलेट करते हुए हमने उसका मोड ऑफ अकाउंटिंग को देखना है, जो कि वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर अपनी इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोड ऑफ अकाउंटिंग की बेस पे पूरी की पूरी बाज़ी पलट जाती है। बाज़ी किस तरह पलट जाती है कि इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम भी कंसीडर की हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। किस तरह है इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक पर्सन जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर है, और उसने लहंगा उसके जो हैं, या
शरारा या कोई भी जो है वो किसी भी चीज़ की ना गारमेंट्स के उसने ऑर्डर पकड़े हुए हैं कि उसने ये फ़र्ज़ कर लें कि उसने 50 साड़ीज़ का ना ऑर्डर पकड़ा हुआ है, एक फ़ैशन डिज़ाइनर है कि मैंने ये टास्क कंप्लीट करके देना है। उसके लिए उसने किसी पर्सन से सामान मँगवाना है, यही कपड़े का और जो है वो जो भी इक्विपमेंट्स जो हैं इसमें बनाने के अंदर लगेंगे, लेसेस वग़ैरह जो भी चीज़ें या ऊपर पता नहीं क्या इसे मटीरियल में कुछ ना कुछ कहते ही हैं, तो ख़ैर अलबत्ता उसने वो मँगवाया हुआ है इससे। और अब इस सिचुएशन में बीड्स वग़ैरह या लेसेस वग़ैरह ये इसी तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कुछ ना उसको डिज़ाइन करके देना है। और फ़ेब के अंदर उसने ऑर्डर किया हुआ है, फ़ेब 2026 के अंदर, और पेमेंट का उसने से कहा है कि मैं आपको कर दूँगा जुलाई 2026 के अंदर। अब उस बन और जो इस डिज़ाइनर का मोड ऑफ़ अकाउंटिंग है ना, वो है अ, कैश एक्यूरल बेस अकाउंटिंग है। और उस पर्सन ने जो है वो अप्रैल तक जो है उसको सारी चीज़ें डिलीवर कर दी। तो इसका मतलब ये कि लायबिलिटी अब इस पर बन गई है। मिस्टर ए फ़र्ज़ कर लें डिज़ाइनर है और मिस्टर ज़ेड के साथ इनकी डीलिंग हो रही थी। तो मिस्टर ज़ेड ने इनको सारा सामान डिलीवर कर दिया। अब जो है वो लायबिलिटी इनकी बन चुकी है अप्रैल के अंदर ही, क्योंकि इनका एक्यूरल बेस अकाउंटिंग में तभी एक चीज़ एक्सपेंसेस कंसीडर हो जाती है जब लायबिलिटी बन जाए। लायबिलिटी तब बन गई जब सेट की तरफ से अपना तमाम पार्ट परफॉर्म हो गया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी हमने पढ़ा है कि वो उसने अपना पूरी तरह से पार्ट परफॉर्म कर दिया। डील मैच्योर हो गई। अब जब मैच्योर हो गई है, इन पे लायबिलिटी बन गई है मिस्टर ए के ऊपर, ये इनका एक्सपेंस बन गया है अप्रैल के अंदर, क्योंकि ये एक्यूरल बेस अकाउंटिंग है। तो अब जब इसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है ना 2026 की, तो ये जो इसने अपना शो करना है ना, ये 10 लाख इसका ये सॉरी 50 लाख जो है उसका एक्सपेंसेस अप्रैल में शो होगा। और अब फ़र्ज़ कर लें कि इसके ऊपर इसको पैसे मिल रहे हैं, जब इसने ऑर्डर पूरा किया है, तो वो इसको दिसंबर 2026 के अंदर मिल रहे हैं। तो अब ये जो है वो 2027 के अंदर जो है वो इसकी मतलब अगर इसको उसने सारा माल डिलीवर कर दिया है, पर पेमेंट उसको जो है वो बेशक बाद में आनी है, लेकिन इसने सारा माल सेल आउट कर दिया है दिसंबर 2026 तक। तो वो 2027 के अंदर जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि इसने 1 करोड़ में ही सारा कुछ बेचा है, तो वो 1 करोड़ के हवाले से अकाउंटेबल 2027 के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि ये 30 दिसंबर 2026 में आ रहा है, यानी टैक्स ईयर 2027 के अंदर इस चीज़ के हवाले से ये अकाउंटेबल है। सो आई होप ये एग्ज़ाम्पल सबको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। कहते हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, मतलब ये जो सेक्शन है इसको आपने रीड आउट करना है सबसेक्शन 3 को कंसीडर करते हुए। अ कंपनी शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्यूरल बेसिस व्हाइल अदर पर्सन में अकाउंट फॉर सच इनकम ऑन अ कैश और एक्यूरल बेसिस। तो कह रहे हैं कि जब एक कंपनी का जो बिजनेस इनकम ड्राइव करे कौन से हेड से, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड से। और जब हम लोगों ने कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट, उस पर जो है वो टैक्स को कैलकुलेट करना है, जो मोड ऑफ अकाउंटिंग इनके लिए कंसीडर किया जाता है वो एक्यूरल बेस होता है। जबकि दूसरे अगर कोई टैक्स पेयर है तो उनके लिए जबकि दूसरा जो कोई टैक्स पेयर है उनके लिए जो मोड ऑफ अकाउंटिंग कंसीडर किया जाता है, जब आप लोग उनकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो उनके पास चॉइस होती है, वो कैश बेस भी हो सकता है, एक्यूरल बेस भी हो सकता है। अब कंपनी के लिए ऐसा क्यों है? कंपनी के लिए ऐसा इसलिए है कि कंपनी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट करती है। अगर तो हम इनके लिए ये कंसीडर कर लें कि जब इनके पास फिज़िकली पैसे आएँगे, इनकम आएगी, तभी हम इनको जो है वो इनकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या ये ज़ीरो की रिटर्न जमा करवाएँगे? इसका मतलब नो प्रॉफ़िट, क्योंकि टैक्स से जो है वो स्टेट को फ़ायदा होता है और कंपनी के लिए जो है वो एवरेज रेट 29% होता है इसकी इनकम के ऊपर। तो अगर कंपनी को जो है वो पेमेंट ही उसका कैश बेस के ऊपर हम लेकर चलते रहें, तो उसका मतलब तो उसको जो है प्रोजेक्ट उसने कोई किया हुआ है, पैसे उसे आए 2022 के अंदर उसने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो 2026 के अंदर उसका सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या 2022, 23, 24, 25 पूरे जो है वो 22, 23, 24, 25 पूरे 4 साल जो है वो निल की रिटर्न जमा करवाएगी, मतलब अपना 29% टैक्स बचाएगी और गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा इससे, तो क्या फ़ायदा गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी का। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इनके लिए एक्यूरल बेस अकाउंटिंग है, क्योंकि हो सकता है कि जो 2026 तक उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, लेकिन वो परसेंटेज रेशियो के हिसाब से वो उसे कंप्लीट करती रही है, तो उसे कुछ ना कुछ पैसे आते रहे हैं। जिस टैक्स ईयर के अंदर वो उसके ऊपर उसका राइट बनता गया है कि इसके इतने-इतने पैसे इसके बनते गए हैं, तो उस हिसाब से बेशक बेशक एक्चुअली तौर पर उसे प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा, उसने अपना 29% के हिसाब से टैक्स जमा करवाना है अपनी उस इनकम पर जो उसे रिसीव हुआ। सो आई होप
होप ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3, द बोर्ड में प्रिस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश और एक्यूरल बेसिस। तो कह रहे हैं बोर्ड से मुराद यहाँ पर एफपीआर है कि एफपीआर जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है कि फलां कौन सी क्लास ऑफ पर्सन जो है उन्होंने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड से जो उसे इनकम आ रही है उस पर उन्होंने जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो उन्होंने कैश बेस के ऊपर करना है या एक्यूरल बेसिस पर करना है। लाइक कंपनी एफपीआर कह देती है कि जितने भी फूड चेन के बिजनेस है ना उन्होंने जो है वो एक्यूरल कैश बेस पर जो है वो रिटर्न जमा करवानी है, टैक्स कैलकुलेट करना है अपनी इनकम पे। और जितने भी गवर्नमेंट्स के काम हैं उन्होंने एक्यूरल बेस पे करना है। अगर वो ऐसा कहने का कहती है तो वो कह सकती है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 4, अ पर्सन में अप्लाई। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अपना ना वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी कमिश्नर को, और कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा ना कि वाक़ई ये जो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग है चेंज करना ज़रूरी है, वजह क्यों क्यों? क्योंकि इससे जो है वो आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो शो हो रही है, तो तब वो आपको अलाउ कर देगा। अब इसको पढ़ भी लेते हैं तो कहता है कि पर्सन में अप्लाई राइटिंग, मतलब अगर एक टैक्स पेयर पर्सन से मुराद बेसिकली यहाँ पर टैक्स पेयर ही अगर वो चाहे तो वो दरख्वास्त दे सकता है रिटन फॉर्म में, किसके लिए? फॉर अ चेंज इन अ पर्सन मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करने के लिए कमिश्नर को देगा, और कमिश्नर जो है रिटन ऑर्डर के थ्रू अप्रूव कर सकता है इस एप्लीकेशन को, लेकिन तब बट ओनली इफ सेटिस्फाई दैट द चेंज नेसेसरी टू क्लियरली रिफ्लेक्ट द पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द, मतलब उसकी जो बिजनेस हेड से इनकम आ रही है उस इनकम के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो चेंज करना चाह रहा है, ये मोड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, तब वो अलाउ कर देगा। लाइक एक पर्सन, जैसे कि एक पर्सन जो है जैसे कंपनी है वो उसका नहीं कंपनी के लिए तो है ही क्यूरल बेस ना, लाइक एक पर्सन की जो है ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है और उस पर्सन को जो है वो पैसे जो हैं जैसे आप देखो ना, एक टैक्स ईयर एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट के लिए ही, एफपीआर के लिए रिलीफ़ नहीं है, ये एक आम आदमी के लिए भी रिलीफ़ है। किस तरह रिलीफ़ है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल ना टैक्स ईयर के अंदर रेट बढ़ता जाता है टैक्स का। अब हो सकता है आप लॉन्ग टर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2022 के अंदर उसी इनकम पर आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन 2026 के अंदर आपको उसी इनकम के ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हो कि मुझे तो जो है वो जिस टाइम इनकम हुई थी उस टाइम महँगाई भी कम थी, और अब जो है वो अब मुझे जिस टाइम पैसे वो मेरे हाथ में आए हैं उस टाइम महँगाई भी ज़्यादा है, टैक्स रेट भी ज़्यादा है, तो अब मुझे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो अपनी आसानी के लिए आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको जो है वो इकट्ठे पैसे नहीं मिलते, आपको पैसे मिलते हैं प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद। लेकिन आपका कैश बेस अकाउंटिंग है, 2026 के अंदर फ़र्ज़ करें ज़्यादा रेट है, 2022 के अंदर आपने प्रोजेक्ट साइन किया था, उस टाइम कम रेट था और आपको पैसे 2022, 23, 24, 25 सब में मिले थे। तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी तो चलो मेरा जो नुकसान होना था हो गया, मैंने 2026 के लिहाज़ कर दिया, अब आगे फर्दर टैक्स ईयर के अंदर रेट बढ़ता जाएगा। आप कमिश्नर को दरख्वास्त देते हो कि मुझे ना एक्यूरल बेस अकाउंटिंग में करना है कैश से, मतलब जिस टाइम मेरा राइट बना था पेमेंट पे, मैं उसी टैक्स ईयर के हिसाब से जो है वो टैक्स जमा करवाता रहूँ, ताकि मुझे एट द एंड जब मुझे पास इकट्ठे लमसम अमाउंट आए तो वो एफपीआर के रिकॉर्ड में भी शो होगी, और वो फिर आपके पास आ जाएँगे, और वो फिर जितनी ज़्यादा अमाउंट आएगी उतनी ज़्यादा अमाउंट पे आपसे टैक्स लेने आ जाएँगे। तो इसीलिए आप कह रहे हो कि मुझे तो तोड़-तोड़ के मिल रही थी, तो इसीलिए उसी हिसाब से मैं ना एक्यूरल बेस के मेरे लिए बेनिफिट है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि मोड ऑफ अकाउंटिंग का जो है वो, अगर आपको टैक्स की नॉलेज हो, अगर आपको पता हो, तो अगर आपको कानून की अवेयरनेस हो ना बेसिकली, तो वो आपके लिए हर लिहाज से बेनिफिशियल है। तो इसलिए जो है वो ये आपके लिए भी एक तरह से देखा जाए तो ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 5। नेक्स्ट आगे सबसेक्शन 5 कह रहे हैं, इफ अ पर्सन मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज, द पर्सन शैल मेक एडजस्टमेंट टू द आइटम ऑफ इनकम, डायरेक्शन और क्रेडिट और टू एनी अदर आइटम अफेक्टेड बाय द चेंज, सो दैट नो आइटम इज ओमिटेड एंड नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस। वो कह रहे हैं कि जब किसी पर्सन का ना मोड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाता है ना, तो इस टाइम इस बंदे के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने मेक श्योर करना है कि इस मोड ऑफ अकाउंटिंग चेंज होने के बाद कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो, कोई भी चीज़ जो है वो डबल टाइम एंट्री में शो ना हो। वो चीज़ में कौन सा कहते हैं कि कोई भी इनकम, कोई भी डिडक्शन यानी एक्सपेंसेस, और कोई भी क्रेडिट यानी कि पैसे, कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए, ओमिटेड लिखा हुआ है, एंड टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस यानी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज एक पर्सन का जो है वो मोड ऑफ अकाउंटिंग
यानी कि लेट्स सपोज़ फ़र्ज़ कर लें कि एक पर्सन का ना पहले मोड ऑफ़ अकाउंटिंग था एक्यूरल बेस। उस हिसाब से उस पर एक लायबिलिटी थी, जैसे वो डिज़ाइनर वाली एग्ज़ाम्पल ले लें कि उसने अप्रैल के अंदर उसके ऊपर मिस्टर ज़ेड की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, सारा कॉन्ट्रैक्ट परफ़ॉर्म हो गया था, तो मिस्टर ए के ऊपर लायबिलिटी थी कि उसने 2026 अप्रैल तक जो है ना वो सारे पैसे जो हैं मिस्टर ज़ेड के क्लियर कर देने हैं, और पहले मिस्टर ए का एक्यूरल बेस मोड ऑफ़ अकाउंटिंग था। तो अब जब उसने अपनी 2026 की रिटर्न जमा करवानी थी, तो वहाँ पर जो है वो उसके एक्सपेंसेस में आना था 50 लाख। लेकिन उसने अपना मोड ऑफ़ अकाउंटिंग चेंज कर लिया, मई 2026 के अंदर कैश बेस कर लिया, जो कि कमिश्नर की तरफ से भी जून तक अप्रूव हो गया, और अब उसने एक्चुअली तौर पर पेमेंट जो है वो अगस्त 2026 के अंदर की। तो अब ये जो 50 लाख का जो इसका खर्चा आया है वो कैश बेस अकाउंटिंग चेंज हुआ है, तो वो अब उसने 2027 की रिटर्न में शो करना है। और अब ये नहीं हो सकता कि 50 लाख का एक्सपेंसेस की डिडक्शन वो अपनी 2026 की रिटर्न में भी ले ले और 2027 के अंदर ले लें, क्योंकि डबल एंट्री हो जाएगी, डबल एंट्री पे बार है। एक ही चीज़ का आप 2 दफ़ा रिलीफ़ नहीं ले सकते, जिस तरह डबल जेओपार्डी और रेस जुडिकेटा सिविल लॉ में और डबल जेओपार्डी के क्रिमिनल लॉ में आपके ऊपर है ना कि एक ही ऑफेंस की 2 दफ़ा सज़ा नहीं मिल सकती, एक ही चीज़ के सूट के मतलब 2 दफ़ा ट्रायल नहीं हो सकता। इसी तरह डबल टैक्सेशन पे भी बार है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, और एक ही चीज़ का जो है वो डबल टाइम आप रिलीफ़ भी नहीं ले सकते। सो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा सेक्शन 32। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन 33 एंड 34 जो है वो कवर करेंगे। मुझे भी फ़िलहाल एक काम है, तो इसलिए मैं अब इसी वीडियो में इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकती। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन 33 या 34 को डिस्कस करेंगे।